हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12th में हम लोग अब बात कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी जानने के बाद अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के अब पूरे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं आर यानी कि प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम पर बात करेंगे। ओम का नियम देखिए, तो हम कहते हैं ओम्स का नियम कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a wire at constant temperature, the current flowing through a wire is directly proportional to the potential, to the electric potential। यानी कि कह रहा है कि अगर तापमान नियत है तो इस तार पे आप जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, धारा उतनी ज्यादा इसके अंदर प्रवाह करेगी। यानी कि V जितना ज्यादा, इसके अंदर करंट उतना ज्यादा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन ये कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब तापमान नियत है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि इसको हम कह सकते हैं नियत तापमान में। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हियर कम्स अ कांस्टेंट विच इज नोन एज आर। यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम आर कहते हैं। वेयर आर की वैल्यू निकाली जाए तो V अपॉन आई बन जाएगी, और इस आर को कहा जाता है वेयर आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। आर क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है। ठीक है। प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के रास्ते की रुकावट होती है, यानी कि करंट के रास्ते में ये एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, करंट को रोकता है। करंट अगर बह रहा है तो उसके आगे अगर मतलब रेजिस्टेंस आ गया, या मैं कह सकता हूं किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो उसके अंदर करंट कम होगा। तो याद रखना नोट पॉइंट के साथ, हाइयर द रेजिस्टेंस, हाइयर द रेजिस्टेंस less will be the current हम कह सकते हैं प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा होगा, ठीक है, धारा का मान उतना कम होगा। धारा उतनी कम प्रवाह करेगी। हाइयर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द करंट, और वाइस वर्सा। हाइयर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द करंट, लोअर द रेजिस्टेंस लार्जर विल बी द करंट। रेजिस्टेंस जितना कम हो जाएगा, धारा उतनी ज्यादा यहाँ पर प्रवाह करेगी। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, या पहले इस पे पूरी बात कर ले। तो V इज इक्वल्स टू आई आर हमने पढ़ा, तो अगर यहाँ से R निकाला जाए तो वो होता है V अपॉन आई। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट है।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो होती है एम्पियर। तो अगर हम देखें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तो होती है V अपॉन आई ना, तो V अपॉन आई यानी कि क्या हो जाएगी वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसको हम कहेंगे वोल्ट एम्पियर इनवर्स। और इस वोल्ट एम्पियर इनवर्स को ही क्या कहा जाता है, इस वोल्ट एम्पियर इनवर्स को ही ओम कहा जाता है। दिस वोल्ट पर एम्पियर इज नोन एज ओम, इसी को ओम कहा जाता है। तो अगर हम यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को परिभाषित करें। एक ओम को परिभाषित करें तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वी नो दैट, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं ओम के नियम अनुसार ओम के नियम अनुसार क्या है ओम्स लॉ, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, या हम कह सकते हैं R बराबर V बट्टा आई। तो हम लिखें अगर इफ यदि V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, देन R इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, जिसको हम कहेंगे 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स यानी कि 1। हम कहेंगे व्हेन 1 वोल्ट ऑफ, या मैं बोलूं व्हेन अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट applied on a body, on a wire or a conductor and by which current of 1 ampere flows through the wire or a conductor through the wire or a conductor, then the resistance of the wire and a wire or conductor is said to be 1 ohm. यदि 1 वोल्ट की विद्युत विभव किसी तार या किसी चालक से लगाया जाता है जिस कारण 1 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाह करती है, तो हम कहेंगे तार का या चालक का प्रतिरोध 1 ओम है। क्या कहेंगे हम, यदि 1 वोल्ट का वैद्युत विभव किसी तार या चालक में 1 एम्पियर की धारा
प्रवाह करता है तो तार या चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो 1 ओम का मतलब ये होता है कि जब किसी तार में आपने 1 वोल्ट सप्लाई किया, बैटरी लगा दी 1 वोल्ट की, और उस तार में करंट भी 1 ही वोल्ट का आ रहा है, 1 ही एम्पियर का आ रहा है, यानी कि वोल्टेज भी 1 है, करंट भी 1 है, तो रेजिस्टेंस भी 1 होगा, यानी कि रेजिस्टेंस भी हमारे पास 1 ही होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बात करेंगे इसके आने वाले इस पे प्रश्न की। तो क्या है रेजिस्टेंस? ओम्स लॉ के अनुसार, यानी कि ओम्स की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर में, दिस इज द मेजर की पॉइंट, कॉन्सेप्ट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में, यानी कि एकदम तापमान को परिवर्तित नहीं करना, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि जितनी ज्यादा धारा आप यहाँ प्रवाह करेंगे या जितनी बड़ी बैटरी आप लगाएंगे, करंट भी उस अनुसार बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये एक कंडक्टर है, ये एक चालक है, हमने किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। इस बैटरी से करंट आएगी, तो V वोल्ट की बैटरी से I करंट आया, तो इस तार के अंदर का रेजिस्टेंस कितना होगा? R। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। पर याद रखना कब? जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, यानी कि तापमान नहीं आता है। इस तार का आपने तापमान नहीं बदलना, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यानी कि जब भी ये चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया R, तो अगर हम R की वैल्यू देखेंगे तो ये I नीचे चला जाएगा, V अपॉन I बन जाएगा। सो वेयर आर इज रेजिस्टेंस, आर को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट उतना कम, प्रतिरोध जितना बढ़ जाएगा धारा उतनी कम हो जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा है, हाइयर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द करंट, एंड वाइस वर्सा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। वाइस वर्सा का मतलब हो गया कि अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, तो करंट कम हो जाता है, तो अगर हमने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो V इजिकल टू आया, R इजिकल टू वी अपॉन आई। तो जैसे अगर बात करें तो V का मतलब वोल्टेज है, तो वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। I यहाँ पर करंट है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? एम्पियर। तो V अपॉन आई हमारे पास क्या बन जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर बन जाएगा। हम देखें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है V अपॉन आई, V वोल्ट, I एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर बन जाएगा। इस वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम बोलते हैं। ठीक है, यह वोल्ट पर एम्पियर ही हमारा क्या कहलाता है? वोल्ट ओम। तो ओम को डिफाइन करने के लिए या ओम को दर्शाने के लिए ओमेगा एक्स हमारे पास ग्रीक अल्फाबेट है, उससे हम इस ओम को दर्शाते हैं। नाउ डिफाइन 1 ओम। क्वेश्चन है हमारे पास, एक ओम को परिभाषित करें। तो एक ओम को कैसे परिभाषित करेंगे? हम इसका फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स के नियम के अनुसार देखें तो V बराबर आई आर, तो R की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आई। ठीक है, आइए नीचे आ जाएगा। R की जगह हम यहाँ पर क्या देखेंगे? इफ यदि 1 वोल्ट लगा दिया जाए जिसके कारण करंट भी 1 हो जाए, यानी कि ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1/1 तो 1/1 1 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर इज नोन एज 1 ओम। यही यहाँ पर क्रक्स इस बात का कि जब 1 वोल्ट की बैटरी हो या 1 वोल्ट की हमने पोटेंशियल को अप्लाई किया है एक तार से, जिसके कारण करंट भी कितना हो जाए? 1 एम्पियर। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा इस तार का या कंडक्टर का, या तो आप वायर लिख लीजिए या कंडक्टर लिख लीजिए, जो भी चीज आपके पास है, उसके पास कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जब 1 वोल्ट की पोटेंशियल को आप एक तार सप्लाई करते हैं, उसके अंदर इस 1 वोल्ट के कारण 1 एम्पियर की धारा प्रवाह करे, 1 एम्पियर के करंट फ्लो करे, तो यहां पर हम कहेंगे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 ओम हमारा रेजिस्टेंस हो चुका है। तो जब एक पोटेंशियल हो 1 वोल्ट का, यानी कि आप बैटरी लाए हैं 1 वोल्ट की और 1 एम्पियर की करंट इसने फ्लो कराया है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना करंट रेजिस्टेंस हो गया? 1। सो यदि 1 वोल्ट की विद्युत विभव किसी तार या चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाह कराता है, याद रखिएगा ये कंडीशन हमने बना दी। ठीक है, कंडीशन बना दी कि वोल्टेज 1 हो तो करंट भी 1 हो। ऐसा कहीं पर जरूरी नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कहेंगे, यानी कि प्रतिरोध को 1 ओम कहेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I। ठीक है, एंड ये हमारा ओम्स लॉ होता है। नाउ मैं यहीं से आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ग्राफ की बात करें, अगर हम यहाँ पे क्या बात करें? ग्राफ की, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा नोट, एक नोट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। नोट
the conductors which obeys Ohm's law या which follows Ohm's law are called ohmic कंडक्टर्स। ठीक है, वह चालक, नाम है देखो, है ना, वह चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम क्या है, मैं फिर याद दिला दूं कि अगर तापमान नियत है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जितना ज्यादा आप बैटरी यानी कि वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा करंट भी बढ़ता जाए। तो वह चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमिक प्रतिरोध या ओमिक चालक कहते हैं। और ओम्स लॉ कब फॉलो होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं वी आई का, तो याद रखिएगा दोस्तों, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई है ना। अगर आप पोटेंशियल को चेंज करोगे तो करंट भी चेंज होगा, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। और यहां से हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ओमिक कंडक्टर का, यानी कि ओमिक चालक का जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये ओम्स लॉ का पालन करते हैं। ये चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये चल रहा है करंट। तो ये कि स्ट्रेट लाइन होता है, कैसा होता है, एक सीधी रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास कभी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ गया, यानी कि सीधी रेखा आ गया, कैसी सीधी रेखा, सीधी रेखा, तो आप समझ जाइएगा V और I अगर सीधी रेखा है तो ये एक ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर, यानी कि यहां पर ओम्स लॉ का पालन हो रहा है। ठीक है, यहीं से एक छोटा सा नोट और निकालते हैं कि क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ग्राफ देखा और 11th क्लास में आप लोग ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, एक छोटा सा काफी इंपॉर्टेंट नोट है, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, the slope of vi graph gives resistance। यानी कि आपके पास अगर v और i का ग्राफ हो, अगर v आपका y एक्सिस की तरफ जा रहा हो और x अक्ष की तरफ आपका करंट यानी कि i जा रहा हो, कह सकते हैं vi ग्राफ की प्रवणता vi ग्राफ की प्रवणता हमें प्रतिरोध देती है। तो ये हमारा जा रहा है V, ये जा रहा है I, ठीक है ना, ये y एक्सिस हो गई, ये x अक्ष हो गया, तो ये जा रहा है V और ये जा रहा है I। तो यहाँ पर जो भी प्रवणता आपकी होगी, जो भी आपको स्लोप दिख रहे होंगे, ये रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर बोल दूंगा, ये हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस। ये प्रवणता है, ये स्लोप है, ये रेजिस्टेंस कहलाता है। आपको अगर 11th क्लास का याद हो कि प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध तो नहीं, अगर आपको स्लोप निकालना याद हो, ये जो स्लोप हमारा है, ये स्लोप, ये कैसे निकाला जाता है, तो ये स्लोप निकालने का तरीका होता है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इक्वेशन होती है, जहां पे इस m को कहते हैं हम स्लोप, m को हम कहते हैं स्लोप यानी कि प्रवणता यानी कि ढाल। और स्लोप निकालने का तरीका होता है हमारे पास या तो tan थीटा, या फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम से होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर हमारे पास निर्देश तंत्र दे रखे हैं तो हम ऐसे निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और कई बार हम स्लोप डिफरेंशिएशन dy बाई dx से भी देखते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा पास है ये बिंदु, तो स्लोप निकालने का ये तरीका है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑब्जर्व द
ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। नीचे दिए हुए आरेख को पढ़, तो इस आरेख में आपको ऐसे दे रखा है, ये है V और ये है I, और यहाँ पर दो तार दे रखी है A और B। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वायर, विच ऑफ द वायर हैव मोर रेजिस्टेंस, कौन सी तार का प्रतिरोध ज्यादा है, कौन सी तार का प्रतिरोध ज्यादा है। आप अगर इस आरेख को देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये V और I का ग्राफ है, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, अगर ये V जा रहा है, ये I, Y एक्सिस की तरफ है V, X एक्सिस की तरफ है I, तो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है, ये दोनों के दोनों प्रतिरोध है। ये बात तो हमें समझ में आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या है, स्लोप है, प्रवणता है। अब कौन से का प्रतिरोध ज्यादा है, तो आप देखो किसका एंगल ज्यादा है, तो θ1 ज्यादा है या θ2, तो आप देखेंगे θ1 ज्यादा है, तो θ1 को tan θ1 लिख सकते हैं, यानी कि प्रवणता को हम tan θ से बताते हैं, और थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ता है। यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि पहली वाली वायर का, यानी कि हम सॉल्यूशन लिखेंगे, द स्लोप ऑफ वायर ए इज मोर देन बी, द स्लोप ऑफ वायर ए is more than slope of wire B, hence the resistance of wire A is more than resistance of wire B। क्या बोला जाएगा यहाँ पर, ए तार की प्रवणता बी तार से ज्यादा है, बी तार की प्रवणता से ज्यादा है, इसलिए ए तार का प्रतिरोध बी तार के प्रतिरोध से ज्यादा होगा। चलिए नोट करेंगे। तो ये एक छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। IGT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।